नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान और आज हम बात करेंगे संपूर्ण रहस्य के बारे में कि धनु राशि वाले कैसे होते हैं, इनके लिए कौन से योग कारक ग्रह, कौन से कारक ग्रह हैं और कौन से मारक ग्रह हैं, बाधक कौन-कौन से ग्रह इनको परेशान कर सकते हैं। इस बारे में हम इस वीडियो में सविस्तार बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी कुंडली में अगर यहाँ पर लग्न में 9 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हो गया कि आपकी जो राशि है वो हो गई धनु राशि और आपके जो स्वामी ग्रह हैं वो हो गए बृहस्पति देव। देवगुरु है बृहस्पति, तो आप देवगुरु बृहस्पति के छत्र छाया में पले बड़े हैं। वो आपको क्या-क्या दे रहे हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। ये कुंडली मैंने बनाई 10, 11, 12 ऐसे लिखा, यानी दूसरे घर को 10वें भाव में दिया, तीसरा घर, चौथा, 5वां, इस तरह उन्होंने क्या-क्या अपने दूसरे जो सहयोगी प्लैनेट हैं, उनको क्या-क्या दिया, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आपके बारे में बता देता हूँ कि आप कैसे हैं। तो आपकी जो स्थिति है वो बहुत धार्मिक होती है। आप सत्य बोलते हैं क्योंकि आप देवगुरु के साये में हैं, उनके निरीक्षण में हैं, उनके संरक्षण में हैं, तो आपकी जो विशेषताएँ हैं वो आदर्शवादी होती हैं। आपको हमेशा ज्ञान प्रिय चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। आप बुद्धि और विवेक वाले होते हैं, हर चीज़ को कसौटी पर तोलते हैं, परखते हैं क्योंकि आपके अंदर ज्ञान कूट-कूट के भरा होता है। आप ज्ञान वाली ही चीज़ें करते हैं, आत्मविश्वास की आप में कमी नहीं होती है। आप जीवन में हमेशा एक ऊँचा गोल रखते हैं और फिर उसको अचीव करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। बहुत ऊँचा गोल रखा आपने कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, फिर आप उसको अचीव करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ये आपकी खासियत होती है और आप हमेशा ना आशावादी बने रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक बहुत होते हैं आप। बहुत आपके पास ₹1 भी है ना तो भी कहेंगे, अरे! मेरे पास तो ₹1 है, मैं आज यहाँ तक ये काम कर सकता हूँ, टॉफ़ी लेकर आ सकता हूँ। इतनी आशा आप में भरी हुई होती है। तो चलिए थोड़ी-सी ये बातें हैं, कुछ सावधानियाँ भी आपको आपके इस नेचर के अकॉर्डिंग बरतनी चाहिए। वो क्या-क्या सावधानी है? इतना आदर्शवादी आज के संसार में आज जिस तरह का चल रहा है प्रेज़ेंट सिनेरियो, उसमें इतना आशा भी करना ठीक नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा सचेत होकर कार्य करने की आवश्यकता है। और दूसरा आपकी जो वाणी है वो थोड़ी-सी कठोर हो सकती है क्योंकि दूसरे भाव में जब शनि आ जाते हैं तो वाणी को कठोरता से भर देते हैं। थोड़ा वाणी पे संयम आपको रखना चाहिए। तीसरा धन, धन का मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, धन, कुटुंब और वाणी तीनों चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। यहाँ पर आपके जो लॉर्ड है वो 10 है, 10 का मतलब शनिदेव है, तो शनिदेव धन, कुटुंब और वाणी में थोड़ा-सा आपको परेशानी कर सकते हैं। वाणी को कटु बना सकते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा ना, आपने बेटे से कुछ कहा, परिवार में किसी रिश्तेदार से कुछ कहा, आपकी अनबन हो गई। वो किस वजह से हुई? आपके जो बोलने के तरीके से वो उनको बात समझ में नहीं आई, उन्होंने गलत समझा, आपने फिर उसको और हार्श बोल दिया। तो उससे क्या हो जाता है, उससे ये परेशानियाँ आने लगती हैं। दूसरा अहंकार और गुस्से से आपको बचना चाहिए। ये आपकी कुछ हिदायतें हैं जो आपके लग्न लॉर्ड ने आपको कहा है कि आप ये कीजिए। उन्होंने जो चीज़ें दी आपको वो भी बता दी मैंने और क्या-क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए वो भी बता दी। चलिए और अब बात कर लेते हैं कौन-कौन से ग्रह आपके लिए योग कारक हैं, कौन से कारक हैं, कौन से बाधक और कौन से मारक हैं। अब तो ये एपिसोड 8 9वें पर आ चुका है, तो मुझे इतना विश्वास हो चुका होगा कि आप अब ये समझ पा रहे होंगे कि योग कारक ग्रह कौन-कौन से होते हैं, उसका रूल क्या है। तो रूल ये कहता है कि जो त्रिकोण और केंद्र का जो स्वामी है, वो आपके लिए योग कारक होगा। तो योग कारक में यानी 9, 12, 3 और 6। अच्छा, एक चीज़ और मज़ेदार बात इस कुंडली में ये है कि इसमें 9 और 12 और 3 और 6 इन दोनों के जो स्वामी हैं, आप ये सोचो बुद्धि के स्वामी 3 और 6 और ज्ञान के स्वामी 9 और 12 एक साथ केंद्र में आ गए हैं। आप ये समझना ये केंद्राधिपति दोष बनाते हैं, लेकिन ये केंद्राधिपति दोष कहाँ-कहाँ आपको नुकसान देता है? वो आपको त्रिक भाव में नुकसान देता है। त्रिक भाव में आपको ये नुकसान देता है, इसके अलावा कहीं भी आपको नुकसान नहीं देता क्योंकि आप हमेशा हर काम को बुद्धि से करेंगे, ज्ञान आपके साथ है। तो आपको समझ भी है, करना चाहिए, आपके पास बुद्धि भी है, तो आप किसी भी कार्य को बड़े अच्छे से करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 और 6 का मतलब ही यही होता है और यहाँ 9 और 12 का भी मतलब है। 3 और 6 का मतलब बुद्धि, बुध और 9 और 12 का मतलब ज्ञान, बृहस्पति। तो बुद्धि और ज्ञान आप में कूट-कूट के भरा हुआ है। तो ये तो हो गई आपके लिए योग कारक की बात। इसमें केंद्राधिपति दोष बनता है, लेकिन केंद्राधिपति दोष केवल त्रिक भाव में काम करेगा। चलिए अब बात करते हैं कारक भाव कौन से हैं। कारक भाव आपके लिए मंगल है और केतु है। मंगल और केतु से आपको साहस, शौर्य, भूमि ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। दूसरा एक चीज और भी है, भाई का सुख आपको बहुत मिलेगा क्योंकि आपको मंगल दे रहे हैं। कारक भाव में आपके मंगल हैं। अच्छा, अब मारक की बात कर लेते हैं। मारक और बाधक 2 तरह की चीजें मैंने आपको बताई थी। आपकी कुंडली किस भाव की है, कौन-सा आपका स्वामी है, चर है, स्थिर है या द्विसंभाव है। तो रूल मैंने बताया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैं बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इसे समझ पाएँ कि आपकी कुंडली किस भाव की है। तो आपकी जो कुंडली है, यहाँ पर 9 लिखा है, केंद्र में आपका 9 मतलब लग्नेश आपके 9 है, 9 का मतलब ये द्विसंभाव की आपकी कुंडली है।
द्विसंभाव का अर्थ हो गया सातवें जो घर के मालिक हैं वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। सातवें घर के मालिक कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी तीसरा। तीसरा घर किसका है? बुध। तीसरा घर हो गया बुध, तो बुध भी आपके लिए यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये सिंपल लॉजिक है, सिंपल फॉर्मूला है, इसे आप समझ लेंगे तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये अब आप ये समझेंगे कि ये भाई बुध आपके लिए मारक भी हैं। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे भाई साहब कि बुध आपके लिए बुद्धि के कारक है, ज्ञान और बुद्धि हमेशा बन के चलती है। तो क्या है ये? इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि आपको ये कुछ चीजों में परेशान करेंगे, कुछ चीजों में परेशान करेंगे, जैसे स्वास्थ्य को आपको परेशान कर सकते हैं। दुर्घटना में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें दुर्घटना, उन पर किसी ना बुद्धि का, ना विवेक का, ना ज्ञान का, कहीं किसी का कोई बस नहीं है। दुर्घटना दुर्घटना ही है, तो वहां पर आप कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक जी। अब बात करेंगे हम लोग बाधक की। बाधक ग्रह कैसे कैसे हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? बाधक ग्रह मैं बता रहा था आपको, दूसरा हाउस और 7th हाउस। ये कैसे बनता था? अष्टम से अष्टम थ्योरी, उसका द्वादश भाव। एक होता है आयु के खर्च का भाव, एक ये होता है जेनरिक खर्च का भाव, धन के खर्च का भाव। कैसे कैसे होगा? तो इसमें जो बाधक ग्रह हैं वो शुक्र हैं, विशेषकर जो छठे भाव में, आठवें भाव में और 9वें भाव में ये आपको परेशान करेंगे। यानी छठे भाव का अर्थ हम क्या क्या देखते हैं? छठे भाव से हम लिखते हैं रोग, ऋण और शत्रु। क्लास 2 सेकंड क्लास में ही बताया था मैंने आपको, याद कर लेना आप, मुझे पता है याद हो गया होगा आपको। छठे भाव से हम क्या देखते हैं? रोग, ऋण और शत्रु। आठवें भाव से हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं यहाँ पर आठवें भाव से आयु तक का भाव होता है ये। और 12वें भाव से हम लोग देखते हैं खर्च को। ये खर्च कैसे भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल के भी हो सकते हैं, दुर्घटना वाले भी हो सकते हैं, जेनरिक खर्च भी हो सकते हैं, आप कहीं जा रहे हो वो खर्च भी हो सकते हैं, यात्रा पर भी खर्च हो सकता है, बहुत सारे खर्च हो सकते हैं। ये शुभ और अशुभ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि शुभ कार्यों में खर्च हुए, नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, खर्च की मैं बात कर रहा हूँ, आपके खर्च होंगे, मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गए बाधक ग्रह। तो इस कुंडली के हिसाब से योग कारक, कारक, बाधक और मारक ग्रह। योग कारक हो गए बृहस्पति देव, कारक ग्रह हो गए मंगल और केतु, और मारक ग्रह बुध और शनि, और बाधक ग्रह हो गए आपके शुक्रदेव। तो अब आपको मैं थोड़ा सा उपाय भी बता देता हूँ कि आपको उपाय क्या क्या करने चाहिए। आपको ना बृहस्पति देव को शांत करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। पीले वस्त्र अगर आप धारण करते हैं गुरुवार के दिन तो आपके लिए बहुत फायदा करेंगे। आप जरूरतमंदों को अगर हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार, आप जितना आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से अगर आप जरूरतमंदों को भोजन खिलाते हैं, कुछ और दान करते हैं, तो वो आपके लिए फायदा करेगा। और गुरुवार को अगर हो सके, अगर आपकी बॉडी अलाउ करे, अगर आप व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, तो आपको ये फायदा करेगा। ये तो चीजें मैंने आपको एक जेनरिक चीजें बताई हैं, ये स्पेसिफिक कुंडली की बात नहीं हो रही है। ये उस कुंडली की बात हो रही है जिसके जो स्वामी ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। ये उस कुंडली की बात हो रही है जिसको हम धनु राशि के नाम से जानते हैं। अगर आप धनु राशि के नहीं हैं, किसी और राशि के, और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली को सविस्तार यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से बताऊं, तो आप मुझे अपनी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, नाम, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह लिखकर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं अगले चैप्टर्स में उस कुंडली का सविस्तार व्याख्या करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।